हेलो एवरीवन, द हीलिंग हैंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसे पीएनएफ भी कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप स्क्रीन पर इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक देख सकते हैं, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के मुख्य टॉपिक रहेंगे: फर्स्ट, इंट्रोडक्शन; सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ पीएनएफ; थर्ड, न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ पीएनएफ; फोर्थ, टेक्निक्स ऑफ पीएनएफ; लास्ट, पैटर्न्स ऑफ पीएनएफ। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, इट इज ए फिलोसफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी पीएनएफ सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक ट्रीटमेंट की पूरी पूरी फिलोसफी और कॉन्सेप्ट है। इसकी शुरुआत 1940 में डॉक्टर हरमन कावर्ट और मार्गरेट नॉट ने की थी। बाद में 1947 में वलेजो कैलिफोर्निया जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट टेक्निक को और ज़्यादा एक्सपेंड किया और डेवलप किया। इसके बाद मैगी और डोरोथी, जो उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने मिलकर पीएनएफ की पहली किताब लिखी, जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी। अगर हम इसके काम के तरीके की बात करें तो यह एक ऐसी फिजियोथेरेपी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि नर्व्स और मसल के बीच का तालमेल मिलाता है, और इंडोरेंस के इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इंड्योरेंस का मतलब होता है कि हमारा मसल बिना थके कितने देर काम कर सकता है। इससे बॉडी का फंक्शन और इम्प्रूवमेंट मूवमेंट में काफ़ी आसान हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कस्टमाइज होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के पेशेंट के, यानी हर पेशेंट की बीमारी कंडीशन के हिसाब से हम पीएनएफ को कस्टमाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। और आखिर में यह एक ऐसी तकनीक है जहां थेरेपिस्ट पेशेंट को डायगोनल मूवमेंट, यानी कि तिरछा मूवमेंट सिखाते हैं, जिसमें अपर और लोअर लिम्ब, यानी कि हाथ और पैर दोनों को D1 और D2 पैटर्न्स के इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लेक्चर में डिटेल में कवर करें। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखते हैं पीएनएफ टेक्निक कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब किन किन लोगों पे और किन किन कंडीशन में कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एथलीट्स, यानी स्पोर्ट पर्सन या फिर खिलाड़ी भी बोल सकते हैं उन्हें। स्पोर्ट्स खेलते वक्त अक्सर मसल में ऐंठन आ जाती है, जो पीएनएफ के मदद से उस मसल स्पाज्म को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही इंड्योरेंस और ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है ऑर्थोपेडिक और पोस्ट सर्जिकल पेशेंट, यानी जिन्हें हड्डियों या जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, जिनकी हाल में सर्जरी हुई थी और उनका प्लास्टर जो है पीओपी कास्ट वो रिमूव हुआ, तो वो मसल वीक हो जाता है इमोबिलाइजेशन के कारण, और स्टिफनेस भी बढ़ जाता है जॉइंट्स में। ऐसे में उनकी मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर वापस लाने के लिए हम लोग पीएनएफ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मसल का जो स्ट्रेंथ है वो रीबिल्ड हो जाए और उनको मूवमेंट में आसानी हो। तीसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, जो कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट पर है, यानी वह पेशेंट जिनका नर्व्स और ब्रेन से कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाता है, जैसे स्ट्रोक, पैरालिसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन। पार्किंसन में जर्की मूवमेंट्स होते हैं, या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इन सभी कंडीशन में पेशेंट का मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग पीएनएफ से उसको मसल और नर्व्स से कंट्रोल कराने के लिए हम लोग पीएनएफ देते हैं, जिससे उनका मोटर लर्निंग हो सके और वो नॉर्मल वॉलेंटरी मूवमेंट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन जहां फिजियोथेरेपिस्ट पीएनएफ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पीएनएफ के बारे में। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हम कुछ खास स्टिमुलाई, यानी सिग्नल्स और ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टिमुलस तीन तरह के होते हैं: टैक्टाइल, जिसे हम टच करना बोलते हैं; ऑडिटरी, जो आवाज से होता है; और मैकेनिकल, जो कि थेरेपिस्ट अपने मैनुअल फोर्स लगाते हैं, यानी कि पैसिव मूवमेंट कराने के लिए। इनका काम होता है पेशेंट के न्यूरो मस्कुलर रिस्पॉन्स, यानी नर्व्स और मसल के काम करने की क्षमता को बढ़ाना या इम्प्रूव करना। आइए इन 6 बेसिक प्रिंसिपल को एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। फर्स्ट है मैनुअल कॉन्टैक्ट। यह एक टैक्टाइल स्टिमुलस है
मतलब टच स्टिमुलस है। इसका सीधा सा मतलब है कि थेरेपिस्ट पेशेंट के को कैसे और कहाँ टच कर रहे हैं। थेरेपिस्ट के हाथ में का टच पेशेंट को गाइड करता है, इसे अपने हाथ या पैर किसी भी डायरेक्शन में ले जाने में मदद करता है। सही जगह पे टच करने से पेशेंट को सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है। सेकेंड है रेजिस्टेंस। यह एक मैकेनिकल स्टिमुलस है, मतलब मैनुअल फोर्स देके करते हैं। इसमें पेशेंट मूवमेंट करता है तो थेरेपिस्ट उसका हल्का सा रेजिस्टेंस यानी कि अपोजिट फोर्स लगाता है। ध्यान एक रहे कि वो रेजिस्टेंस उतना ही तेज होना चाहिए जितना पेशेंट आसानी से सह सके और मूवमेंट पूरा कर सके। इससे मसल का स्ट्रेंथ और मोटर कंट्रोल इंप्रूव होता है और बढ़ता है। थर्ड है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जब हम किसी मसल को अचानक से हल्का सा स्ट्रेच करते हैं तो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करता है। पीएनएफ हम पीएनएफ में हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि कमजोर मसल एक्टिवेट हो जाए और पेशेंट अपना मूवमेंट आसानी से कर सके। फोर्थ है वर्बल कमांड्स। यह हमारा ऑडिटरी स्टिमुलस है, मतलब बोलने से स्टिमुलेशन होना। इसमें थेरेपिस्ट अपनी आवाज को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेशेंट को बोलना कि पुश, होल्ड, स्ट्रेच, रिलैक्स। इससे थेरेपिस्ट की आवाज का टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कमांड्स हमेशा क्लियर, छोटी और टाइम पर होनी चाहिए ताकि पेशेंट सही से रिएक्ट कर सके। फिफ्थ है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ज्वाइंट को अपनी जगह से थोड़ा बाहर खींचना, पुल करना। यह एक मैकेनिकल स्टिमुलेशन है। जहाँ पे ज्वाइंट को खींचते हैं तो ज्वाइंट थोड़ा सा स्पेस बनता है। इससे पेशेंट को दर्द कम होता है और मूवमेंट करना ज़्यादा स्मूथ होता है। लास्ट है हमारा पैटर्न ऑफ मूवमेंट। हमारे बॉडी के नेचुरल मूवमेंट कभी कभी सीधे नहीं होते हैं, जैसे हमेशा डायगोनल और स्पाइरल मूवमेंट करते हैं। जैसे कोई सामान ऊपर से नीचे की ओर लाना हो तो हम डायगोनल मूवमेंट करते हैं। इसलिए पीएनएफ हम सीधे मूवमेंट की बजाय यही डायगोनल पैटर्न को इस्तेमाल करते हैं ताकि ट्रीटमेंट ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव हो। डायगोनल मूवमेंट होता है डी वन फ्लेक्शन और डी वन एक्सटेंशन, डी2 एक्सटेंशन, डी1 फ्लेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। इसका आसान सा मतलब है कि जब भी कोई मूवमेंट होता है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन का जो सिग्नल है वो मसल तक भेजता है और मसल उस सिग्नल से कैसे रिएक्शन देता है उसके बारे में। मेनली पीएनएफ 3 न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स पे काम करता है। आइए इन तीनों पॉइंट को हम एक एक करके समझ। किसी भी मूवमेंट को करने के लिए मसल हमेशा पेयर में काम करता है। पहला पॉइंट है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और मेन काम करती है उसे एगोनिस्ट कहते हैं। और उसी मूवमेंट को पूरा होने देने के लिए उसके ठीक अपोजिट साइड में एक मसल, उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, रिलैक्स होता है। इसके उदाहरण के लिए जैसे आप स्लाइड के इमेज में देख सकते हैं, जब हम हाथ मोड़ते हैं तो आगे वाली बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो एगोनिस्ट कहलाती है, और पीछे वाली ट्राइसेप मसल रिलैक्स होती है, वो एंटागोनिस्ट कहलाती है। सेकेंड है रेसिप्रोकल इनिबिशन। यह हमारे नर्वस सिस्टम का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स प्रोसेस है। जब हमारा दिमाग एगोनिस्ट मसल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन में सिग्नल भेजता है और जो दूसरा मसल एगोनिस्ट मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए एक सिग्नल भेजता है ताकि मूवमेंट में कोई रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस पैदा ना हो और इससे इंजरी ना हो। पीएनएफ में इसका फायदा उठाते हैं और किसी भी पेशेंट का मसल बहुत टाइट होने से तो हम इसका अपोजिट मसल को कांटेक्ट करवाते हैं और ऐसा करने से टाइट मसल अपने आप रिलैक्स हो जाती है और पेशेंट को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती है। तीसरा पॉइंट है इरेडिएशन या ओवरफ्लो। यह एक पीएनएफ का बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इरेडिएशन का मतलब होता है सिग्नल को स्प्रेड करना। इससे आसान एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए आप हाथ में कोई बड़ा डंबल उठा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ आपके हाथ की नहीं बल्कि कंधे का और चेस्ट का मसल भी टाइट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मसल को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम आसपास की दूसरी मसल को भी हेल्प करने के लिए कॉल करता है।
पीएनएफ में हमेशा कमजोर मसल को एक्टिवेट करने के लिए हम पेशेंट को स्ट्रांग मसल पर खूब सारी रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे एनर्जी ओवरफ्लो होकर कमजोर मसल तक पहुंचे और वो भी काम करना शुरू कर दे। तो चलिए अब हम देखते हैं पीएनएफ के टेक्निक को थोड़ा डिटेल और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेचिंग टेक्निक, सेकंड है रिहैबिलिटेशन टेक्निक। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स का मतलब होता है कि मसल को लेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए दिया जाता है, जिसमें हमारा होल्ड रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। होल्ड रिलैक्स कैसे काम करता है? होल्ड रिलैक्स जो होता है वो एक ऑटोजेनिक इनहिबिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब एक मसल को ज्यादा काम करके थका देते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम उसे रिलैक्स कर देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए पेशेंट का हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस है, तो पहले पेशेंट को थेरेपिस्ट उस पैर को स्ट्रेच इतना करेगा कि मतलब ऊपर तक ले जाएगा कि ताकि उनको स्ट्रेच फील हो। उसके बाद पेशेंट को कमांड देगा कि आप उसी पैर से अपना फोर्स लगा के मेरे हाथ को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के लिए बोलेगा और ये थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस लगा के रखेगा, जिससे मसल का जो पेशेंट का जो हैमस्ट्रिंग मसल है या फिर जो भी मसल को होल्ड करके रखा है उसमें स्ट्रेच फील होगा। 6 से 7 सेकंड तक ये रेगुलर करेंगे। उसके बाद थेरेपिस्ट उस पैर को रिलैक्स करेगा। इस बीच में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, क्योंकि जो मसल हमारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है बट लेंथ में चेंज नहीं होता है। इसके बाद अगेन थेरेपिस्ट उस पैर को जिस लिमिट तक लेके गया था, जहां तक वह स्टिफ हो गया था, उसके बाद उसी पोजीशन से थोड़ा आगे तक लेके जाएगा, जिससे क्या होगा, उस रेंज ऑफ मोशन का इंप्रूवमेंट होगा और प्लस मसल ज्यादा रिलैक्स होगा। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। डिफरेंस क्या है होल्ड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स? यह होल्ड रिलैक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें पेशेंट को मूवमेंट करने देते हैं। जैसे इसमें पेशेंट जब थेरेपिस्ट को हाथ पर धक्का देता है तो पैर एक ही जगह रुकने के बजाय नीचे की तरफ मूव करता है, जहां पूरा मूवमेंट करने के बाद पेशेंट रिलैक्स करता है और फिर नया स्ट्रेच देते हैं। थर्ड है हमारा होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बेस टेक्निक है जिसमें ऑटोजेनिक और रेसिप्रोकल इनहिबिशन दोनों एक साथ काम करता है। इससे पहले 2 स्टेप में हम देखे थे कि होल्ड रिलैक्स, जिसमें होल्ड करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, लेकिन तीसरे स्टेप में जब थेरेपिस्ट पैर को ऊपर स्ट्रेच करता है तो पेशेंट खुद भी अपने थाई वाले आगे का मसल जो टाइट करके उस पैर को नीचे की तरफ खींचता है, जिससे टाइट मसल बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। जैसे कि पेशेंट का पैर पैर जो है वो थेरेपिस्ट ने होल्ड करके रखा था, तो अभी ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग जो है वो स्टिफ है, तो वो फोर्स लगाने के लिए क्वाड्रिसेप्स का यूज करेगा, नीचे प्रेस करने के लिए, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो क्वाड्रिसेप टाइट होगा, जिससे क्या होगा, हमारा मसल जो होगा वो जल्दी रिलैक्स होगा। अब हम देखते हैं रिहैबिलिटेशन टेक्निक। रिहैबिलिटेशन टेक्निक का मतलब होता है कि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, मोटर कंट्रोल को इम्प्रूव करना। इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट है हमारा रिदमिक इनिशिएशन, सेकेंड है स्लो रिवर्सल, थर्ड है रिदमिक स्टेबलाइजेशन। रिदमिक इनिशिएशन किन लोगों के लिए है, मतलब किनको हम दे सकते हैं? जिनका मतलब जिस पेशेंट का मसल बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी में है और वो मूवमेंट शुरू करने में उनको दिक्कत हो रहा है, मतलब मूव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पार्किंसंस। पार्किंसंस में जो हमारा मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए होता है वो बहुत डिफिकल्टी में होता है। तो इसका 4 स्टेप है। फर्स्ट है पैसिव। पैसिव में क्या होता है, थेरेपिस्ट खुद पेशेंट के हाथ या पैर को मूव करवाता है और कहता है कि फील द मूवमेंट। मतलब थेरेपिस्ट उनके पैर या हाथ को पकड़ के पैसिव मूवमेंट देता है और उन्हें फील करने के लिए बोलता है। फिर सेकंड है एक्टिव असिस्टेड। इसमें मूवमेंट के साथ साथ, जो थेरेपिस्ट का मूवमेंट के साथ साथ अपना पेशेंट भी जो होगा वो भी अपना मूवमेंट करेगा, मतलब बस ये थेरेपिस्ट उनको हेल्प करेंगे। फिर थर्ड है एक्टिव, अभी पेशेंट खुद से उस मूवमेंट को करेगा। फिर है लास्ट रेजिस्टर। रेजिस्टर में क्या होगा, थेरेपिस्ट थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगाएगा और उसके बाद मूवमेंट करने के लिए बोलेगा। इसमें 4 था, पहला पैसिव, सेकंड है
एक्टिव असिस्टेड, थर्ड है हमारा एक्टिव, और लास्ट है रेजिस्टेड। तो पैसिव जो होता है जिसमें हमारा मूवमेंट मैनुअली करते हैं थेरेपिस्ट उनको फील करने के लिए। सेकंड है एक्टिव असिस्टेड जिसमें हाफ पेशेंट करते हैं और थोड़ा जो थेरेपिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं। थर्ड है हमारा एक्टिव। एक्टिव में पेशेंट खुद ब खुद करते हैं। अब जब ये मूवमेंट इंप्रूव हो जाता है, पैसिव से एक्टिव असिस्टेंट में आता है, एक्टिव से एक्टिव असिस्टेंट एक्टिव में आता है, इसके बाद थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस लगाने लगते हैं। रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, वीकर मसल स्ट्रांग हो जाता है। सेकेंड है स्लो रिवर्सल। स्लो रिवर्सल कैसे काम करता है इसको हम देखते हैं। इसमें हम बिना रुके दोनों तरफ मसल को बारी बारी से काम करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेशेंट का हाथ मोड़ना और थेरेपिस्ट उससे रेजिस्टेंस लगाना। जैसे अगर बाइसेप कर्ल करते हैं, अगर मान के चलिए बाइसेप में कोई इशू है तो मैं पेशेंट अपना हाथ मोड़ेगा लेकिन थेरेपिस्ट उससे रेजिस्टेंस लगाएगा। जैसे ही हाथ मुड़ता है बिना रीस दिए गए थेरेपिस्ट उसको दूसरे तरफ से रेजिस्टेंस लगाता है। मतलब एक तरफ अगर मूवमेंट हो गया तो जो थेरेपिस्ट होगा वो दूसरे तरफ से फिर रेजिस्टेंस लगाएगा और फिर पेशेंट अपना हाथ सीधा करने को कहेगा पेशेंट को। इससे मसल का तालमेल बढ़ जाता है, मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। मतलब जब भी मूवमेंट कराता है, बेंडिंग करा रहा है तो बेंडिंग रेजिस्टेंस लगाता है, बेंडिंग नहीं होने देता है। फिर उधर जब बेंडिंग हो गया उसके बाद जब रिलैक्स करने आते हैं तो रिलैक्स करने के लिए भी फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा मसल जो स्ट्रेट होता है, मसल कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। फिर लास्ट है हमारा रिदमिक स्टेबलाइजेशन। ये कहाँ पे करते हैं, ये हम लोग रिदमिक स्टेबलाइजेशन जॉइंट को स्टेबल करने के लिए और बैलेंस इंप्रूव करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि कोई पेशेंट बैठा हुआ है, उसके बाद थेरेपिस्ट उन्हें बोलेगा कि आप सीधे बैठे रहिए और बोलेगा कि मैं आपको हिला मतलब मूव करने के लिए ट्राई करूंगा लेकिन आप सीधे बैठे रहना। फिर थेरेपिस्ट अचानक से आके उनके पीछे से या फिर कभी साइड से या फिर आगे से धक्का देगा। तो उसके बाद उससे मैं पेशेंट अपनी जो मतलब जो मेन मसल होगा और जॉइंट होगा उसको इस्तेमाल करके उसी जगह पे स्टेबल रहेगा। अभी हमने प्रिंसिपल के बाद हमने टेक्निक ऑफ पीएनएफ देखा, जो कि पीएनएफ टेक्निक में हमारा दो तरह का टेक्निक्स होता है। पहला स्ट्रेचिंग टेक्निक, दूसरा रिहैबिलिटेशन टेक्निक। जो स्ट्रेचिंग टेक्निक होता है उसका यूज होता है हम लोग को मसल स्ट्रेंथ मतलब मसल लेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, और रिहैबिलिटेशन टेक्निक का होता है स्ट्रेंथ और मोटर कंट्रोल के लिए। स्ट्रेचिंग टेक्निक में हम लोगों ने देखा होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और होल्ड रिलैक्स विथ एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हम लोग रिहैबिलिटेशन टेक्निक देखा। रिहैबिलिटेशन टेक्निक में रिदमिक इनिशिएशन, स्लो रिवर्सल और रिदमिक स्टेबलाइजेशन देखा। तो चलिए अब टेक्निक्स के बाद हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक, जो कि प्रोसीजर या पैटर्न ऑफ पीएनएफ बोलते हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि पीएनएफ जब भी हम मूवमेंट करवाते हैं तो स्पाइरल या डायगोनल होता है, यानी D1 या D2। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा डेली लाइफ में जैसे हाथ को मुंह तक ले जाना या उल्टी कान को पकड़ना या फिर ऊंचाई से कुछ पकड़ना, इसमें मूवमेंट जो होता है वो सीधा नहीं होता है, हमेशा 3D में मूव होता है। तो आइए सबसे पहले हम अपर एक्सट्रीमिटी यानी हाथों को पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। इसमें दो पैटर्न होते हैं, फर्स्ट D1, दूसरा D2। D1 पैटर्न जो होता है अपर एक्सट्रीमिटी में वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, लोअर में भी वही होता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, बट मूवमेंट का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। तो D1 फ्लेक्शन अपर एक्सट्रीमिटी का, जिसमें फ्लेक्शन और एडक्शन होता है। इस मूवमेंट में आप खाना खाने या कान को अपोजिट पकड़ने का रिएक्शन में याद रख सकते हैं। इसमें शोल्डर का फ्लेक्शन और एडक्शन होता है और एक्सटर्नल रोटेशन भी होता है, साथ में फोरआर्म का सुपिनेशन होता है, रिस्ट फिंगर थंब का फ्लेक्शन होता है। इसमें जो हाथ क्रॉस करके चेहरे के पास आता है, याद रख सकते हैं ऐसे कि हमारा जो हाथ होता है वो क्रॉस चेहरे तक जाता है। आप इस मूवमेंट को समझने के लिए इस वीडियो में जो मैंने वीडियो दिया है उसमें पैटर्न परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है हमारा D1 एक्सटेंशन। यह D1
फ्लेक्शन का उल्टा होता है जिसमें एक्सटेंशन और अबडक्शन दोनों होता है। आप इस किसी चीज को दूर से धक्का देना या गाड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोलने की तरह समझ सकते हैं। इसमें शोल्डर का एक्सटेंशन, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन होता है। फोर आर्म प्रोनेट होता है, मतलब प्रोनेशन में जाता है। रिस्ट फिंगर थंब जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखने का चीज है कि इस मूवमेंट के दौरान जो हमारा पीठ होता है, पीठ को आर्क आर्क नहीं करना है, ट्रंक को ट्विस्ट नहीं करना है और शोल्डर को श्रग नहीं करना है। इस मूवमेंट का सही तरीका आप वीडियो से देख सकते हैं, वीडियो जो मैंने अभी अपलोड किया है। अपर एक्सट्रीमिटी का D2 पैटर्न देखेंगे जिसमें हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। D2 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन। D2 फ्लेक्शन में भी फ्लेक्शन एबडक्शन होता है। इसमें तलवार निकालकर हवा में लहराने जैसा, या फिर वेटर को ट्रे उठाकर ले जाने जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में होता है, हाथ में उठा के ले जाना, ये ऐसे एक्शन से याद रख सकते हैं। इसमें शोल्डर का फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन होता है। फोरआर्म सुपिनेटेड होता है। रिस्ट फिंगर थंब जो होता है एक्सटेंडेड होता है। इसमें आपको बैक को आर्क नहीं करना है, ट्रंक को रिस्ट को मूव नहीं करना है, ट्विस्ट नहीं करना है। इसमें भी वीडियो जो दिया गया है उससे आप देख सकते हैं। सेकंड है हमारा D2 एक्सटेंशन, जो कि D2 फ्लेक्शन का रिवर्स है, जिसमें तलवार को वापस म्यान में रखना से याद रख सकते हैं। इस मूवमेंट में शोल्डर का एक्सटेंशन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन होता है। फोर आर्म प्रोनेशन में जाता है। रिस्ट फिंगर और थंब जो होता है एक्सटेंडेड होता है। इसमें भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे किस पैटर्न में मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी का D1 पैटर्न में। D1 पैटर्न में भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। D1 पैटर्न में फ्लेक्शन देखते हैं। इसमें आप फुटबॉल के अंदर की तरफ किक मारना, पैरों को क्रॉस करने के लिए करके बैठना, इस मूवमेंट को आप इमेजिन करके समझ सकते हैं। इसमें हिप का फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन होता है। नी फ्लेक्स होता है और सीधा भी हो सकता है। एंकल का डोर्सी फ्लेक्शन होता है। टो का एक्सटेंशन होता है। यह पैर का मूवमेंट कैसे शुरुआत खत्म होता है इसे समझने के लिए आप वीडियो में देख सकते हैं। D1 एक्सटेंशन, या मतलब इसमें क्या होता है कि वापस जो बॉल जो है किक मारने के बाद वापस उसे पीछे तरफ ले जाना। इसमें हिप का एक्सटेंशन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन होता है। नी का पोजीशन बदल सकता है, लेकिन एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन और फुट का इवर्जन और टो का एक्सटेंशन होता है। पैर को पीछे की बाहर की तरफ कैसे ले जाना, इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं वीडियो में देख के। अब D2 पैटर्न है। D2 पैटर्न में फ्लेक्शन, एबडक्शन होता है। इसमें किसी भी हर्डल जो रुकावट होता है उसको पार करने के लिए तरह सोच सकते हैं। इसमें हिप का फ्लेक्शन, एबडक्शन, इंटरनल रोटेशन होता है। एंकल का डोर्सी फ्लेक्शन और फुट का इवर्जन होता है। इसमें पैर ऊपर की ओर और बाहर की तरफ हो जाता है। इस मूवमेंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो क्लिप पर नजर डाल सकते हैं। D2 एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन एडक्शन बोलते हैं, इस सीरीज में आखिरी पैटर्न है जो कि पैर ऊपर और बाहर की ओर आकर पीछे से क्रॉस करता है। इसमें हिप का एक्सटेंशन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन और एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में फुट को इन्वर्जन में जाता है और टू फ्लेक्स में जाता है। इसे भी आप वीडियो में देख सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लेक्चर खत्म होने से पहले आइए एक क्विक समरी ले लेते हैं जो हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले पीएनएफ का इंट्रोडक्शन देखा, जहां न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कैसे इंप्रूव करते हैं वो देखा। फिर हमने बेसिक प्रिंसिपल समझा, जिसमें मैनुअल कॉन्टैक्ट, रेजिस्टेंस और वर्बल कमांड जैसी चीजें के बारे में बात किया। उसके बाद हमने न्यूरोलॉजिकल रिस्पांस को डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, रेसिप्रोकल इनहिबिशन और इरेडिएशन जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आसान एग्जांपल से समझा। फिर हमने पीएनएफ की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जाना, जैसे होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक्स पढ़े। और आखिर में हमने अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी के D1 और D2 पैटर्न के प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ में बारीकी से समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको लोग बहुत हेल्पफुल रहा होगा और पीएनएफ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर पीएनएफ से जुड़ा कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अभी तक द हीलिंग हैंड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।